हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये इकोनॉमिक्स की जो करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे उसमें दूसरा वीडियो है। ये वीडियो भी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन वीडियोस को लाइव सेशन के तौर पर लेके आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस सीरीज़ को हम एक लाइव सेशन के तौर पर कन्वर्ट कर सकें। ये सीरीज़ धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्टों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी करंट अफेयर्स के सेक्शन हैं। करंट अफेयर्स इन द सेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इश्यू या ज्योग्राफी का कोई पार्ट ऐसा है जो करंट में न्यूज़ में रहा हो तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है उसी तरीके के एमसीक्यू होंगे। करंट अफेयर्स आप हर जगह पढ़ लेते होंगे, तमाम मैगजीन मार्केट में है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू आपको थोड़े से कम मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू ही हम इन वीडियोस के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका स्टैटिक का भी रिवीजन हो जाएगा। पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स क्लास 1 जो है उसकी ये सेकंड क्लास है और ये हम मंथ वाइज कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे करके ना। इसमें हालांकि करंट अफेयर्स में यूपीएससी का जो सेक्शन होता है थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसको हम मई के बाद जो सेक्शन चलाएंगे स्पेशली वो पीसीएस के लिए चलाएंगे और मई तक इसको हम स्पेशली यूपीएससी की जो चीज़ें हैं उनके लिए रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पीसीएस के लिए या बिहार वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी उसके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा, ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमने लास्ट जो वीडियो थी, अपनी पहली वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था। यहीं से एक बार शुरुआत कर लेते हैं, बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कोई एक आसी लाइन ऐसी होती है जो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होगी बाई चांस, तो उसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो एफडीआई के बारे में पूछा है कि एफडीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई कंपनी सीधे किसी दूसरे देश से अपनी नई फैसिलिटी बनाती है, यानी कि कोई कंपनी भारत में आकर अगर कोई नया अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जीरो से बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उसे हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस यानी कि आईपीएफ डेवलपिंग देशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का एक जरूरी सोर्स है, यानी कि जो विकसित देश हैं, सॉरी विकासशील देश हैं, उन देशों में जो है आईपीएफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फंड के लिए एक बेहतर विकल्प है। ये हमसे दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि आईपीएफ में खासकर रेवेन्यू एनर्जी के जो सेक्टर हैं, रेवेन्यू नहीं रिन्यूएबल एनर्जी सॉरी, तो उसमें अच्छी ग्रोथ देखी गई। ये तीन स्टेटमेंट आपके हैं। देखिए ये स्टेटमेंट तो टोटली आपका जो है वो दो स्टेटमेंट जो है ये टोटली तो आपके एक तरीके से कहिएगा तो आप बेसिक के हैं आपके। अगर आपने बेसिक्स एफडीआई के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली इन दो को कर सकेंगे। क्वेश्चंस यूपीएससी में कई तरीके से पूछ लेता है, 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, तीनों सही हैं। यहाँ पूछा है आपसे हाउ मैनी स्टेटमेंट। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा टिपिकल होता है चीज़ों को पहचानना, क्योंकि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना यहाँ लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें एक एक स्टेटमेंट को ही देखना पड़ेगा, इससे अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर 1 2 3 करके होता तो शायद हम एलिमिनेट करके जल्दी आंसर निकाल पाते। तो देखिए पहला तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिनमें जीरो से कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, और ब्राउन फील्ड वो होते हैं जिनमें कोई कंपनी कोई रनिंग कंपनी है, जैसे कि रिलायंस चल रही है, रिलायंस में आके किसी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या किसी अदर कंपनी ने आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, एफडीआई यहाँ आया, तो वो आपका ब्राउन फील्ड है। और ये आपका जहाँ जीरो से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी आए, यूएस की कंपनी आए या कोई चाइना की कंपनी आए कि हम जीरो से इंडिया में अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, अपनी कंपनी लगाएंगे, तो उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में ध्यान रखना। ग्रीन फील्ड का मतलब आप इन्वायरमेंट वाले सेक्शंस को इससे मत जोड़ना कि कहीं इन्वायरमेंट में ग्रीन फील्ड है तो कोई आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होगा या फिर ऐसा होगा जिसमें जो ऊर्जा की खपत है यानी कि जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो टोटली ग्रीन फील्ड से आएगी, तो ऐसा नहीं है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस जो होता है ये डेवलपिंग नेशंस में, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग नेशंस का सबसे बड़ा सोर्स यही होता है, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सोर्स यही होता है, क्योंकि विकासशील देशों के पास फॉरेन फंडिंग लाने के लिए है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर फंडिंग होती है तो कोई भी देश, कोई भी कंपनी आपके यहाँ फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो एक तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ से वो चीज़ें निकाल ले जाते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि हालिया में
रेवेन्यू एनर्जी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखी गई है। देखिए अच्छी ग्रोथ शब्द का, इस तरीके के शब्द का मैंने पहले भी बताया था आपको कि यूपीएससी तो इस्तेमाल नहीं करता है, पीसीएस जैसे एग्जामों में कर ले, बात अलग है। यूपीएससी यहाँ आपसे हमेशा ज़्यादातर पूछेगा कि एक टारगेट देगा आपको कि पिछले कुछ सालों में इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है, पिछले 5 साल में या पिछले 4 साल में लगातार वृद्धि देखी गई है, ठीक है, या कोई परसेंटेज वैल्यू आपको देके पूछेगा कि पिछले 3 साल में लगातार इतनी ग्रोथ इसने बनाए रखी है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट देता है। तो इसमें पिछले कुछ सालों में जो है 4-5 साल के अंदर एवरेज मानिएगा तो डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये करंट बेस्ड स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट इसका जो है गलत है। 2 स्टेटमेंट आपको बेसिक से पूछे, एक स्टेटमेंट जो है वो आपको करंट से पूछा है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी अपने पेपर पैटर्न में बनाता है। वो टोटल करंट भी नहीं रखता है और टोटल स्टैटिक्स पोर्शन से भी नहीं रखता है, तो मिक्सअप करके ज़्यादातर यूपीएससी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है, हालांकि इसको थोड़ा सा हमने यहाँ और देख लिया है। आगे जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चंस थे, उसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, 2-2.5 महीने के करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस ये थे। तो देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हमने पिछले भी बार भी क्वेश्चन किया था, यहाँ भी एक क्वेश्चन आया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आप बताइए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत में गहरे फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन डिफर, ठीक है, वित्तीय समावेशिता जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को पाने के लिए जो है एक बड़ा कदम है। पहला स्टेटमेंट तो आपका ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आईपीपीबी पेपर लेस बैंकिंग के लिए इंडिया स्टेक का इस्तेमाल करता है और कई भाषाओं में डिजिटल इंटरफेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा और टफ है क्योंकि इस बार जो यूपीएससी हुआ था 25 में, जिसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिले, साइंस में भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे कि 3 स्टेटमेंट, जनरली आप यूपी बिहार के पेपर दोगे तो वहाँ 2 स्टेटमेंट आएंगे और उसी में आपसे पूछेगा कि क्लैरिफिकेशन दीजिए कि एक दूसरे का स्पष्टीकरण है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने 3 जो है ऑप्शंस दिए थे और उसमें से फिर पूछा था कि बताइए कि क्लैरिफिकेशन कौन किसका है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि आईपीपीबी का डोर स्टेट बैंकिंग मॉडल मुख्य रूप से शहरी इलाकों में, ठीक है, इन ऐसे शब्दों पर यूपीएससी के पेपर में जरूर ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से शहरी इलाकों में मोबाइल बैंक के एक खास ग्रुप के जरिए दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए आईपीपीबी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नहीं बताया तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा कि आईपीपीबी यानी कि, ठीक है, इसका काम क्या है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक होगी तो क्या नहीं करेगी, पेमेंट बैंक होगी तो भाई लोन नहीं दे सकेगी, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकेगी। पेमेंट बैंक के लिए कंडीशन क्या है कि 100 करोड़ रुपए से पेमेंट बैंक शुरू होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जो डाकिया हमारे यहाँ आते हैं, जो पोस्टमैन जिनको आप बोलते हैं, वो पोस्टमैन के थ्रू ही हम घर घर जाकर सर्विस जो है वो देंगे। तो यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि एक मोबाइल बैंक के माध्यम से शहरी इलाकों को टारगेट करने का इलाका है, ठीक है। तो देखिए शहरी इलाकों में तो ऑलरेडी बैंकिंग सर्विसेज हमारी इतनी अच्छी हैं, शहरों में तो बैंक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत हमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, या तो अर्ध शहरी जो टाउन इलाके हैं उनमें, या फिर जो गाँव से पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें, क्योंकि डाक सेवाओं के थ्रू वहीं तो बैंकिंग पहुँच जाएंगे, बैंक आपके घर पहुँच जाए। शहर में आप ऐसा चाहेंगे कि एसबीआई को कॉल करें, भाई आओ एक एसबीआई का रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आ जाए, पैसा निकाल के दे जाए, नहीं, क्योंकि हर 10 कदम पर एटीएम है, हर 10 कदम पर आपको एक बैंक का ब्रांच मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपके आसपास के इलाके में। तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यहाँ भी मोबाइल बैन या ऐसी कोई सर्विसेज हमें देने की ज़रूरत पड़े। तो तीसरा स्टेटमेंट तो स्पष्ट तौर पर गलत है भाई। इस स्टेटमेंट को पहचानना तो आसान है कि इस स्टेटमेंट को पहचानना है। अब आती है बात स्पष्टीकरण की। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये कई भाषाओं वाले डिजिटल इंटरफेस का इस्तेमाल करता है। देखिए गहरे फाइनेंशियल, इसने इसकी इंक्लूजन की बात की है। गहरे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हम अंतिम व्यक्ति तक, कितना भी दूर दराज कोई व्यक्ति रह रहा हो, उस तक हम अपनी वित्तीय सेवाएं या वित्तीय समावेशन को पहुंचा सकें। तो एक गहरा होगा, यानी कि हम उसे बहुत डीपर जाके ले जाएंगे। और वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है कि जब हम उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए संसाधन जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग विकसित कर सकें, ठीक है। दिल्ली के हर छोर में बैंकिंग पहुंचाना बहुत आसान है, क्योंकि सब लोगों को हिंदी और अंग्रेजी आती है। कोई भी आएगा बिहार झारखंड
का कोई भी व्यक्ति आएगा, यूपी बिहार जहां से आना हो वो आपको बैंकिंग सर्विस दे देगा। लेकिन जो लोग आदिवासी इलाकों में रहते हैं उनके लिए बैंकिंग की क्या कंडीशन होगी कि वो उनको ट्रस्ट दिला सके कि नहीं ये बैंकिंग सर्विस आपके लिए अच्छी है। उसके लिए जरूरी क्या है कि वो उसके कल्चर को समझे, उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा को समझे। तो अगर हम ज्यादा भाषाओं में ये कराएंगे, सारी भाषाओं में होगा, मान चलो आदिवासी भाषा में, तो आदिवासी लोग वहां लेके जा रहे हैं, इसीलिए पोस्टमैन का विकल्प यहाँ है कि पोस्टमैन क्या करते हैं, आसपास के इलाकों के ही होते हैं, गांव देहात में जाते रहते हैं वो डाक देने के लिए, तो वो वहाँ का लोकल भाषाओं को समझते हैं। इसलिए लोगों को कन्विंस करना, बैंकिंग से जोड़ना, वित्तीय सेवाएं उन तक पहुँचाना थोड़ा सा आसान रहता है। इसलिए आप इससे क्या होगा, इससे हम जो ये बात कह रहा है कि हम जो डीपर फाइनेंशियल इंक्लूजन है उस तक पहुंच सकते हैं। तो भाषा का एक बड़ा रोल होता है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और इसको क्लैरिफाई कौन कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेन स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, ये हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि थर्ड तो ठीक है नहीं हमारे पास, तो थर्ड से यहां भी थर्ड कट जाएगा, यहां से भी थर्ड कट जाएगा, और आपका नाइदर सेकंड और नॉट टू ये लिखा हुआ है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ये भी कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन रह गया कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे के स्पष्टीकरण है, एक दूसरे के सही व्याख्या जो है वो करते। इस तरीके के स्टेटमेंट यूपीएससी में आए हैं। हालांकि यूपीएससी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के जो है वो माने गए। इस साल 25 में इस तरीके के स्टेटमेंट देखे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो के बारे में दिए गए कथनों पर गौर करें। भारतीय रिजर्व बैंक घाटे की स्थिति में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन का इस्तेमाल करती है। दूसरा क्या है, BRRR ऑप्शन में ब्याज दर बैंक द्वारा कॉम्पिटिटिव बोली के जरिए मार्केट द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन यह मौजूदा रेपो रेट पर ही सीमित होती है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है कि वेरिएबल यानी कि BRRR। ठीक है, तो BRRR है, और ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका स्टेटमेंट है। कथन और कारण आपको पहचानने, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने बैंक रेट, रेपो रेट, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी इसके बारे में। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो BRRR का जो है यूज आरबीआई कहाँ करती है। ठीक है, BRRR का यूज आरबीआई करती है जब देश के अंदर महंगाई ज्यादा हो जाए या फाइनेंशियल, जिसकी बात कर रहा है, तो जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाए, यानी कि पैसा जो है वो ज्यादा हो गया है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो डालने के लिए नहीं करती है। इसका जो यहाँ कहा गया है कि डालने के लिए BRRR का इस्तेमाल किया जाता है, डालने के लिए नहीं किया जाता, सोखने के लिए किया जाता है, ऑब्जर्व करने के लिए मार्केट में किया जाता है। और BRRR में क्या कंडीशन होती है, देखिए BRRR जो है ये, इसकी जो रेट है वो तो डिसाइड करता है आपका क्या, मार्केट ही डिसाइड करता है। ठीक है, ये बैंकिंग डिसाइड नहीं करती है, मार्केट ही डिसाइड करता है। मार्केट के आधार पर ही बोली लगवाई जाती है बैंकों से, और फिर कुछ समय सीमा जो है आरबीआई द्वारा तय की जाती है, 14 दिन 28 दिन, फिर जो रेट होती है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, यानी कि एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है। लेकिन मार्केट रेट सिस्टम के बाद भी ये जो है वो रेपो रेट से अधिक नहीं होती है। ठीक है, रेपो रेट से अधिक ये नहीं होती है, यानी कि रेपो रेट पर ही सीमित होती है, रेपो रेट तक ही सीमित होती है ये। लेकिन उससे ऊपर नीचे नीचे ये मार्केट पर डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरीके से जो है वो काम करेगा और मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो जो है ये गलत हो जाएगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के पैरेलल आप देखिएगा BRRR के अलावा
लिक्विडिटी सोखने के लिए भी और आपका डालने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ का भी इस्तेमाल जो आरबीआई करता है, ठीक है। कभी बेचता है, जब खरीदता है, तो इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी बेच रखे और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई इनको वापस खरीद सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे चल के हम इनको देखेंगे, अगले वाली जो वीडियो आएगी उसमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो हम यहाँ फालतू में समय ना खराब करके उसी समय हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। उसमें बैंक रेट, रेपो रेट से भी क्वेश्चन है। बैंक रेट, रेपो रेट के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरीके के BRRR वगैरह के क्वेश्चन हमें थोड़े से रेयर मिलते हैं देखने के लिए। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस का भी इस्तेमाल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रास्टॉफी बॉन्ड, कैट बॉन्ड इनको बोलते हैं। कैट बॉन्ड को एक नाम और इसका बताऊं मैं आपको, तो इसको आपदा बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आपदा बॉन्ड भी इनको बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में हमें देखना है। क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड ही है, ठीक है, टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसने कहा है कि जो आपदा बॉन्ड है यानी कि जो कैट बॉन्ड है, निवेशकों को ज्यादा यील्ड या रिटर्न देते हैं। यील्ड का मतलब वही है रिटर्न आपका, कि पैसे के बदले ज्यादा पैसा आपको मिले, रिटर्न मिले। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कैट बॉन्ड पर परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादातर जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि उनका पेमेंट प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, अपनी जो मार्केट जो जिसको आप शेयर मार्केट बोलते हैं या फिर जो मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग इसके जो यील्ड है यानी कि इसका जो लाभ और हानि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें जो परिवर्तन होता है वो आपका प्राकृतिक आपदाओं के जरिए होता है, ठीक है। ये आपका है और इसमें भी आपका कथन 2 दे रखे हैं और इसमें भी आपसे स्पष्टीकरण पूछा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए जो आपदा बॉन्ड होते हैं, जो आपदा बॉन्ड होते हैं, इनका नाम ही आपको पता चल गया होगा। कैट बॉन्ड इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में अगर प्रॉपर हिंदी, कभी कभी यूपीएससी ये ऐसे ही लिख देता है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। कैट बॉन्ड है तो कैट बॉन्ड ही लिख देगा, आपदा बॉन्ड नहीं लिखेगा, ठीक है। आपदा बॉन्ड का मतलब ही क्या है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा होगा भाई, आपदा के लिए किया जा रहा होगा, ठीक है। किसी भी आपदा में कोई फंड इकट्ठा करने के लिए, आपदा की सिचुएशन से जो फाइनेंशियल कंपनी होती है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है उनको हेल्प करने के लिए। और इन बॉन्डों में क्या होता है, जनरली ये बॉन्ड जो है कोई सरकार या कंपनी किसी मीडिएशन के थ्रू जो है स्टार्ट करती है। वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या और कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके जरिए होता है। जनरली डायरेक्ट सरकार ये सब नहीं करती है, ठीक है। तो आपदा बॉन्ड में क्या होगा भाई, आपदा बॉन्ड है, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आई आपकी, तो आपके बॉन्ड पर जो है प्रभाव पड़ेगा, आपके पैसे पे प्रभाव पड़ेगा। और आपदा आई तो क्या होगा, पैसा डूबेगा ही भाई, बर्बादी होगी, कंपनी को उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, एक हाई रिस्क होता है, ठीक है, कि रिस्क बहुत है भाई कि अगर कोई आपदा आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हाई रिस्क के साथ कैसा है, हाई रिटर्न भी है, कि अगर नहीं आई तो आपको पैसा भी रिटर्न जो है बाकी जो बॉन्ड होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कई कई जगह 2 गुना तक, 1.5 गुना तक पहुंच जाता है जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड, ठीक है, उनकी तुलना में। तो हाई रिस्क भी है और कैसा भी है, आपका हाई रिटर्न भी इसमें मिलते हैं। आपदा आ गई तो क्या होगा, जनरली आप देखिएगा सरकार ने आपको बॉन्ड बेचे, तो बॉन्ड है, शेयर नहीं है, ठीक है। बॉन्ड आपको बेचे तो कैसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, सरकार आपको आपका पैसा वापस देगी, ठीक है। अगर आपने सरकारी बॉन्ड खरीदे आपको आपका पैसा वापस देगी। लेकिन आपदा बॉन्ड में क्या होता है कि भाई आपकी जो मूल राशि है, ठीक है, आपका जो मूलधन है प्रिंसिपल आपका जो है वो प्रिंसिपल भी डूब सकता है, ठीक है। मोटा पैसा कमाना है तो मोटा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इस बेस पर ये आपके कैट बॉन्ड जो है यानी कि जो आपदा बॉन्ड है वो काम करते हैं। इसी ने ये कहा है कि ज्यादा यील्ड देता है और इसका उतराव चढ़ाव जो है वो प्राकृतिक आपदाओं पर है। तो आपको पता होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये सब कहानी मैंने आपको बताई, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। कहीं है कोई स्टेटमेंट, हाँ, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही करते हैं। कैट बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है कैट बॉन्ड के बारे में, मैंने सोचा शायद एक ही है। कैट, एक मिनट, कैट बॉन्ड के बारे में क्या है कि उनका काम करने के तरीके पर कीजिए। यह बॉन्ड खासतौर पर देश की सरकारें किसी आपदा से पहले फंड जुटाने के लिए करती है। देखिए, सरकारें सीधे नहीं करती है, मैंने आपको बताया था, किसी न किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या किसी के माध्यम से ये सब चीज़ें करती हैं। तो ठीक है, सरकारें ये सब नहीं करती हैं सीधा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टर द्वारा प्रिंसिपल अमाउंट बिना किसी शर्त के सुरक्षित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब सकता है भाई आपका। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, मैंने जो आपको बताया उसी में से सारी चीजें, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कैट बॉन्ड एक खास पैरामेट्रिक ट्रिगर का इस्तेमाल है और पेमेंट असल में तय नुकसान की बजाय किसी घटना के मापने के लायक फिजिकल पैरामीटर को जोड़ता है, ठीक है। तो कैट बॉन्ड में यही पैरामीटर ट्रिगर होता है कि भाई कोई घटना अगर आई है तो वही तय करेगी कि नुकसान क्या है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं से ही जुड़ा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही है जो है। और कौन सा स्टेटमेंट सही था? पहला स्टेटमेंट गलत, सरकार नहीं करती है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। एक स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। जो मैंने आपको अभी बताया कैट बॉन्ड के बारे में वही आपको याद रखना है। आपदा प्रबंधन, सॉरी, आपदा बॉन्ड इसको बोलते हैं, और आपदा बॉन्ड की जो खासियत है वो ये, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें बता दी थी, ठीक है। और इससे आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा VRRR ऑक्शन का एक खास मतलब क्या है? खास मतलब क्या होता है? VRRR क्यों जारी किया जाता है भाई? मार्केट से पैसे को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि लिक्विडिटी को सोखने के लिए। देखिए, ढूंढिए कहाँ है, कौन सा विकल्प है कि यह बैंकों द्वारा उनके सरप्लस फंड पर फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट के मुकाबले कम रिटर्न देता है, ठीक है। नहीं, रिटर्न ज़्यादा देता है, ठीक है। तभी तो कोई आपको आपके यहाँ पैसा देगा, आपको बैंक क्यों देगा फिर पैसा जब रिटर्न नहीं देगा ज़्यादा, ठीक है। इसमें मनी मार्केट में लिक्विडिटी आसानी से हो जाती है, जिसे शॉर्ट टर्म रेट गिर जाते हैं। मनी मार्केट में लिक्विडिटी आसान हो जाती है। देखिए, लिक्विडिटी अपोजिट काम कर रही है जस्ट इसके। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, सोखने का काम कर रही है, लिक्विडिटी को आसान नहीं बना रहा है। इससे शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है क्योंकि यह सिस्टम सरप्लस लिक्विडिटी को सोख लेता है, ठीक है, ठीक। ये स्टेटमेंट ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि कुछ समय के लिए अगर बैंक में पैसा जमा कर रही है, आरबीआई कर रही है, तो उनको रिटर्न अच्छा मिलता है उस पर, तो कुछ समय के लिए बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। और इसका रीजन क्या है कि ये लिक्विडिटी को सोख लेता है, यानी कि पैसे को सोख लेता है, मार्केट से पैसे को निकाल लेता है। यही पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में यही सेम स्टेटमेंट था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए आप, पहला स्टेटमेंट में इसने दे रखा है कि रिवर्स रेपो रेट के मुकाबले रिटर्न देता है, कम रिटर्न देता है, रिवर्स रेपो रेट के मुकाबले ज़्यादा देता है। इसकी प्यार मैंने आपको बताया, रेपो रेट के आसपास की इसकी रेट रहती है, जनरली रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रिटर्न देता है। इसमें मनी मार्केट लिक्विडिटी को आसान बनाता है। मनी मार्केट की लिक्विडिटी है उसको रोकने के लिए तो इसको बनाया गया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गया। तीसरा आपको बता दिया, बैंकों के पास लोन देने और इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद फंड को हमेशा के लिए कम कर देता है। हमेशा के लिए कम नहीं करता है, एक क्षणिक भर समय के लिए या फिर जब तक आरबीआई को लगता है उस तक के लिए इसको सीमित करता है। और ये क्या है, लोन देने और इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद फंड को, ठीक है। तो हाँ, ये बात तो सही है, लोन देने के लिए फंड को कम करता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं करता है। हमेशा शब्द का इस्तेमाल गलत किया गया है, तो ये डी स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो है VRRR का, मैंने आपको इसको पहले भी बताया था, ठीक है। अगली वीडियो में हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, एक मिनट,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए एनएफआरए को लेकर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एनएफआरए को लेकर है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए के अधिकार क्षेत्र के बारे में हमें बताना। इसके द्वारा किया गया है कि यह इसका दायरा भारत के सभी लिस्टेड कंपनियों तक फैला हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें 500 करोड़ या उससे ज़्यादा वाले पेड अप कैपिटल या 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वाले सालाना टर्नओवर वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां भी शामिल हैं। केंद्र सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में एनएफआरए की जांच के लिए प्राइवेट कंपनियों सहित किसी की एंटिटी को रेफर कर सकती है। देखिए एनएफआरए जो है राष्ट्रीय वित्तीय जो रिपोर्टिंग प्राधिकरण, एनएफआरए जो है ये बना था 2018 में, ठीक है। अक्टूबर, शायद 1 अक्टूबर 2018 को बना था। और ये बना किस चीज से है? कंपनी एक्ट से। कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। धारा वगैरह नहीं पूछता आपसे, शायद 132 के आसपास होगी, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछेगा कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत है या ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत है। 13 के तहत है। काम क्या है इसका? काम यही है इसका, रुकिए पहले तो मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट आपका हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। और दूसरा इसका क्या है? दूसरा ये है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उनको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। क्वेश्चन चेंज हो गया इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एनएफआरए जो है ये 2018 1 अक्टूबर 2018 को बना ये ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है वो काम करता है, ठीक है। इसकी शक्तियां क्या हैं? इसकी शक्तियां ये है, ये फाइनेंशियल जो है रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल गुणवत्ता को जो है बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ और है, इसने कहा है कि ये बड़े स्तर पर जो है सभी लिस्टेड कंपनियां इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। हालांकि ये बड़े कैपिटल वाली जो कंपनियां होती हैं उस पर ही विशेष ध्यान रखता है। तो फिर छोटे कैपिटल वाले पर कौन रखेगा? तो आपको पता होगा हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन और ICAI, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये है, आपको CA जो लोग बनते हैं इससे रजिस्टर होके, तो ये सारी चीजें देखता है। लेकिन एनएफआरए जो है एक तरीके से इसके कामों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे जो है ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके कामों पर भी लगा सकता है। और कोई वित्तीय जो है गड़बड़ी इसको लगती है तो ये एक्शन ले सकता है। केंद्र सरकार किसी भी कंपनी को इसके अंदर शामिल कर सकती है, किसी भी एंटिटी को इसके अंदर रेफर जो है वो कर सकती है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो इसके सही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे पूछता है कि एनएफआरए के बारे में जनरली यूपीएससी में क्वेश्चंस जो बनते हैं आपसे पूछ लेगा कि कब बनाया गया था, किस एक्ट के थ्रू बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या किस तरीके की बॉडी है, तो कंपनी एक्ट के थ्रू बना है। इसके पैरेलली इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वित्तीय गुणवत्ता के लिए काम करती है तो वो आपका CA इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है आपकी? वो है MCA, ठीक है। और क्या आपका और ये हो गया कि हाँ कितना टर्नओवर है? टर्नओवर आपका समझिए 500 करोड़ रुपए जो है पेड अप कैपिटल और 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उसमें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां भी शामिल होती हैं। सभी तरीके की कंपनियां जो है वित्तीय गुणवत्ता के लिए एक तरीके से कहिए आपके यहाँ सर्वोच्च संस्था के तौर पर ये एनएफआरए काम करता है। तीनों स्टेटमेंट एनएफआरए के बारे में बिल्कुल सही है। ये आपको याद रखना है कि एनएफआरए बना किस ऑर्गेनाइजेशन से है? ये कंपनी एक्ट से बना है और 2018 में ये बना है, 2013 के कंपनी एक्ट से बनाया गया है, 1956 के कंपनी एक्ट से नहीं बनाया गया है, ठीक है। और तो अब एक चीज और अगर आप देखें एनएफआरए के बारे में, तो ये एक तरीके से अर्ध न्यायिक संस्था है, किसी पे जुर्माना लगा सकती है, किसी को फाइन कर सकती है, किसी को प्रतिबंधित कर सकती है। तो अर्ध न्यायिक काम कर रही है, आधे जुडिशियली वाले काम कर रही है, पनिशमेंट करना, ठीक है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से, ठीक है। सहकारिता आप इसे कहिएगा, ठीक है। इसका मकसद
हर गांव में कम से कम एक कॉर्पोरेटिव बनाना है, हर गांव से कम एक कॉर्पोरेटिव बनाना है, ताकि गांव में आर्थिक एकता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, वित्तीय सहकारिता का तो मतलब ही यही होता है कि हम गांव गांव तक पहुंचाएं। ये स्टेटमेंट तो आपका एक बेसिक स्टेटमेंट है, ये आपको सही कर देना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं। इसका कह रहा है कि इसका मुख्य मकसद जो है 2034 तक नेशनल जीडीपी में कॉर्पोरेटिव सेक्टर योगदान को 3 गुना तक बढ़ाना। ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का स्टेटमेंट है, और 3 गुना बढ़ाने का 2034 तक लक्ष्य है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि पॉलिसी में ग्रीन एनर्जी और इंश्योरेंस जैसे उभरते सेक्टरों की में नई कॉर्पोरेटिव बनाने का प्रस्ताव है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रीन एनर्जी और जो है इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी आपका करंट का है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है इस पॉलिसी के बारे में। ठीक है, और क्या है, और रिव्यू करने की बात कही गई है कि हर 5 साल में कॉर्पोरेटिव कानूनों को जरूरी रिव्यू और अपडेट के लिए एक कानूनी नियम जो है वो पेश किया जाएगा, यानी कि हम समय समय पर इनको चेंज करते रहेंगे। ये एक पॉलिसी है सरकार की, इस पॉलिसी के बारे में हमसे स्टेटमेंट पूछे, पहला स्टेटमेंट तो हमने बेसिक से सही कर दिया, दूसरा स्टेटमेंट करंट का है कि भाई हम 2000 लक्ष्य याद रखने हैं आपको पॉलिसी के बारे में कि पॉलिसी क्या है, किससे रिलेटेड है, टारगेट क्या है। टारगेट ये है भाई इसका कि हम इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी में जो है वो नए आयाम पर पहुंचेंगे, नए तरीके से जो है वो इनको डेवलप करेंगे, और 2034 तक हम जीडीपी में जो है इसका योगदान को 3 गुना तक बढ़ाएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट जो है पॉलिसी के टारगेट्स हैं, और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला है कि हम इसको हर 5 साल में रिव्यू करेंगे, तो देखिए ये भी करंट का स्टेटमेंट है, और इसमें 5 साल में रिव्यू ना करके हम इसको 10 साल में करेंगे। ठीक है, सहकारिता मिनिस्टर हमारे आपको पता होगा कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, काफ़ी फेमस चेहरा है भारत के। तो 10 साल में हम इसको रिव्यू करेंगे, तो 10 का मतलब ये है कि स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है, और हमसे पूछा क्या है कि हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी 2025 के बारे में हमने पढ़ा। पॉलिसी कब आई, आपको ईयर याद रखना है, 2025 में आई। टारगेट्स क्या है कि हम 2034 तक जो है वो सहकारिता को जीडीपी में 3 गुना कर देंगे, ग्रीन एनर्जी इंश्योरेंस में भी हम आगे काम करेंगे, और 10 साल में जो है हम इसको रिव्यू करेंगे या फिर इसके कानूनों को बढ़ाएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, एक पॉलिसी के बारे में आपसे पूछ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एनएफआरए के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की स्थापना भारत में कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। ठीक है भाई, वित्तीय गुणवत्ता की जांच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा रहा है कि भाई हाँ भारत में चीज़ें जो है अच्छे से होती हैं, फ्रीडम है, कंपनियों के पास कोई आपका वित्तीय गड़बड़ी नहीं करेगा किसी के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है कि एनएफआरए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पर काम करता है, इसमें बड़ी पब्लिक इन्वेस्टर एंटिटी की अथॉरिटी गलत कामों की जांच करने की सजा देने की पावर है, जिससे पहले सेल्फ रेटिंग बॉडीज द्वारा मैनेज किए जाने वाले ओवरसाइट की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, जो आईसीआई इंडियन इंस्टीट्यूट और जो सीए इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर जो लोड था वो इससे कम हो गया है, और इससे सजा भी दे रही है। मैंने आपसे कहा था कि अर्ध न्यायिक संस्था है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सारे काम ये भी सही है, ये भी सही है, और ये एक अहम संस्थान है कैपिटल के लिए, इसका क्लैरिफिकेशन भी करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब सरकार कंपनी एक्ट के थ्रू बनी है, इंडिपेंडेंट बॉडी ही रहेगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे का क्लैरिफिकेशन भी करते हैं। एनएफआरए के बारे में मैंने बताई दिया आपको मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था एनएफआरए के बारे में। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगला एक नेशनल, ये क्या है आपका, अच्छा, नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी 2025 के हिस्से के तौर पर बताई गई सहकार टैक्सी पहल का क्या मकसद है। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो बेसिक सहकार टैक्सी का जो मतलब है वो आपका कॉर्पोरेटिव ओनरशिप के जरिए टैक्सी सेक्टर में ड्राइवर सेंट्रिक प्रॉफिट मॉडल बनाना। ठीक है, ये स्टेटमेंट 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पॉलिसी के टारगेट्स मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, 2034 3 गुना। ठीक है, और इसमें सहकार टैक्सी पहल जो है का मकसद क्या है, वो आपका है कॉर्पोरेटिव ओनरशिप के जरिए टैक्सी सेक्टर में जो है ड्राइवर सेंटरिंग प्रॉफिट मॉडल को बनाना। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने लगभग 2-3 महीने के क्वेश्चंस इन वीडियो में डिस्कस कर दिए। हम लगभग 10-12 वीडियोस के माध्यम से पूरा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहेंगे जितने महीने तक, लगभग मार्च तक के यूपीएससी पूछता है,
तो हम तब तक की चीज़ें लगभग 10 वीडियो के आसपास में, 10 या 11 वीडियोज़ में कवर कर देंगे। हर सब्जेक्ट में लगभग इतनी वीडियो रहेंगी, वो धीरे धीरे करके हम लोग कवर कर देंगे। वीडियोज़ को जल्दी जल्दी जो है डालना शुरू करेंगे तो आप तक जल्दी पहुँचेंगी। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो फीडबैक दीजिएगा कि क्या एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है या कोई गलती हो ऐसी, ठीक है। गलती हो सकती है, इंसानों से ही होती है गलती। अगर कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ आपने गलत बताई है, इसमें कोई कमी रह गई डिस्कस करने में, ठीक है। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।